हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पूजा मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, चकाचक होंगे, जबर तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बेटा आज आपकी क्लास में मैं आपकी बुक का सेकेंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। हाँ जी, गद्य खंड का दूसरा पार्ट जिसका नाम है मंत्र, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कहीं ना कहीं एक सीख मिलती है हमें इस चैप्टर से। बेटा आज मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगी, साथ ही साथ मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी और हम कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे। मतलब आज की इस क्लास में हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। उसको शुरुआत करने से पहले बेटा आप सभी लोग एक काम कर दीजिए, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को बुला लाइए। और साथ ही साथ बेटा अगर आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और लाइक कमेंट करना तो बनता ही बनता है ना। तो शुरुआत करते हैं बच्चा आज के इस चैप्टर की जिसका नाम है मंत्र। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। आप लोग को ये तस्वीर देख के कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि हाँ ये चैप्टर है तो इंटरेस्टिंग कहीं ना कहीं से। भाई सांप है, सपेरा है और कहीं ना कहीं इसमें सांप की कहानी हो सकती है अगर सांप सपेरा का चित्र दिख रहा है। बहुत प्यारा चैप्टर है। उनको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे जीवन परिचय। किनका? मुंशी प्रेमचंद जी का। आई देखिए, जीवन परिचय आपके एग्जाम में आता है लिखने को, 5 नंबर का जीवन परिचय आता है, एक लेखक का, एक कवि का। तो प्रेमचंद जी का तो जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है आपके एग्जाम के लिए। तो जीवन परिचय याद करने की ना एक ट्रिक होती है, बहुत प्यारी ट्रिक है और वो आपके सामने है। बेटा अगर आपको जीवन परिचय याद करना है, किसी भी लेखक का या किसी भी कवि का जीवन परिचय याद करना है तो सिंपल सा एक फंडा है कि उनका जो ये संक्षिप्त जीवन परिचय है इसको लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। अगर आपको कहीं संक्षिप्त जीवन परिचय नहीं मिल रहा है तो आप खुद से बनाइए। उनका नाम लिखिए, जन्म स्थान, जन्म तिथि, पिता का नाम, शिक्षा, ये सारी चीजें लिखकर अगर आप इन पॉइंट्स को याद कर लोगे तो आपको दूसरा जीवन परिचय उनको विस्तार में लिखने के लिए आराम हो जाएगा। आप किसी का भी जीवन परिचय विस्तार तरीके से बहुत आराम से लिख लेंगे अगर आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो गए। तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय हम छोटे रूप में पढ़ते हैं, संक्षिप्त रूप पढ़ते हैं कि इनका जो जन्म स्थान था बेटा वो लमही वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। जन्म एवं मृत्यु अगर इनकी जाने तो जन्म बेटा इनका सन 1880 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1936 ईस्वी में हुई थी। जन्म इनका 1880 और मृत्यु इनकी 1936 ईस्वी में हुई। पिता का नाम अजायब राय था, माता का नाम आनंदी देवी था। प्रमुख कृतियां बेटा अगर इनकी जाने तो कौन कौन सी थी? गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब इनकी प्रमुख कृतियां थी। शुक्ल युग के लेखक थे। ये किस युग के लेखक थे? ये शुक्ल युग के लेखक थे। हिंदी साहित्य में स्थान की अगर बात करते हैं तो बेटा ये एक श्रेष्ठ कहानीकार एवं उपन्यास के सम्राट के रूप में चर्चित थे। ये जो थे ना एक विशेष तरीके के कहानीकार थे और उपन्यास के सम्राट कहे जाते थे। बेटा एक बात और बता दूं कि अगर इनके बचपन का नाम जानना हो तो इनका बचपन का नाम धनपत राय था। क्या नाम था? इनके बचपन का नाम धनपत राय था। आइए आगे चलते हैं। अब इनका जीवन परिचय हम लोग विस्तार रूप में पढ़ते हैं कि उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने के में काशी से 4 मील दूर लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा जी? एक गरीब घराने में लमही नामक गांव था, वहां पर इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे। कौन थे? डाक मुंशी थे। 7 साल की अवस्था में माता का और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया था। जब ये 7 वर्ष थे तो इनकी माता की मृत्यु हो गई और जब ये 14 वर्ष के हुए, 14 ईयर्स के हुए, तब इनके पिता का भी देहांत हो गया। घर में यूं ही बहुत निर्धनता थी, पहले से ही बहुत गरीबी थी। पिता की मृत्यु के पश्चात इनके सिर पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो इनके सिर पर एक तरीके से बहुत मुश्किलें आन पड़ी। रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्दी इनके सर पर आ पड़ी। ट्यूशन करके इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इनका विवाह बेटा कम उम्र में ही हो गया था। इनका विवाह जो था बहुत कम एज में हो गया था, जो इनके अनुरूप नहीं था। अतः शिवरानी देवी के साथ दूसरा विवाह किया। इनका जो पहला विवाह हुआ था वो बहुत कम एज में हो गया था, जो इनको पसंद नहीं आया, इनसे पटती नहीं थी, एक तरह से कह लीजिए वो विवाह फला नहीं, है ना। तो इन्होंने फिर दूसरा विवाह किया। किससे किया बेटा जी? शिवरानी देवी के साथ इन्होंने दूसरा विवाह किया।
आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि स्कूल मास्टरी की तैयारी करते हुए इन्होंने FA और BA पास किया। जब इन्होंने स्कूल मास्टरी की तैयारी कर रहे थे तब इन्होंने FA और BA पास की। आगे बात करते हैं अगर, तो स्कूल मास्टर जी के रास्ते पर चलते चलते सन 1921 में वह गोरखपुर में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। कब बने बेटा जी? सन 1921 में ये गोरखपुर में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। जब गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे का बिगुल बजाया तो उसे सुनकर प्रेमचंद ने भी तुरंत त्याग पत्र दे दिया था। जब स्वतंत्रता पाने के दौरान गांधी जी ने सरकारी नौकरी त्यागने का एक बिगुल बजाया था, उसी दौरान इन्होंने भी अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन किया, फिर काशी विद्यापीठ में प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। क्या हुए बेटा जी? काशी विद्यापीठ में इनको एक प्रधान अध्यापक की नियुक्ति प्राप्त हो गई। आगे बात करते हैं तो इसके बाद अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए काशी में प्रेस खोला। सन 1934-35 में आपने 8,000 रुपए वार्षिक वेतन पर मुंबई की एक फिल्म कंपनी में नौकरी कर ली। कहाँ की बेटा? मुंबई की एक फिल्म कंपनी में इन्होंने नौकरी की। जलोदर रोग के कारण, कौन सा रोग हो गया था इनको? जलोदर रोग के कारण 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को काशी स्थित इनके गांव में इनका देहावसान हो गया। इन्हीं के गांव में काशी में ही इनकी मृत्यु हो गई जलोदर नामक रोग के कारण। कब हुई थी बेटा? 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। ये था इनका जीवन परिचय छोटा सा। अब आ जाते हैं अगर इनकी साहित्यिक परिचय की बात करते हैं। अगर इनके साहित्यिक परिचय की बात करते हैं तो प्रेमचंद जी साहित्य सृजन के जन्मजात प्रतिभा विद्वान थे। मतलब ये साहित्य में जन्मजात ही, इनके अंदर साहित्यिकता भरी हुई थी। ये लिखने में इनकी कविताएं, इनकी कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग रहती थी, बहुत अच्छी रहती थी। ठीक है। आरंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में कहानियां और उपन्यास लिखते थे। किसके नाम से बेटा जी? नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में कहानियां और उपन्यास लिखा करते थे। इनकी सोजे वतन नामक क्रांतिकारी रचना से स्वाधीनता संग्राम में ऐसी हलचल मचाई कि अंग्रेज सरकार ने इनकी यह कृति जब्त कर ली। इन्होंने एक कृति लिखी थी, एक रचना लिखी थी, जिसका नाम क्या था बेटा जी? जिसका नाम था सोजे वतन। और वो इतनी ज्यादा हलचल मचाई उस समय कि अंग्रेज सरकार ने उसको जब्त कर ली थी, अपने अंदर में ले लिया था। ठीक है। आगे क्या बात है कि बाद में प्रेमचंद नाम रखकर हिंदी साहित्य की साधना की और लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 300 कहानियां लिखी। बाद में इन्होंने 1 दर्जन उपन्यास लिखे और 300 कहानियां लिखी। इसके अतिरिक्त इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया। कौन कौन सी पत्रिका बेटा जी? माधुरी तथा मर्यादा। हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। इन्होंने 2 हंस और 1 जागरण नामक पत्र का भी प्रकाशन किया। जनता की बात जनता की भाषा में कहकर तथा अपने कथा साहित्य के माध्यम से तत्कालीन निम्न एवं मध्यम वर्ग का सच्चा चित्र प्रस्तुत करके प्रेमचंद जी भारतीयों के हृदय में समा गए। बेटा इन्होंने क्या किया था कि जो लोगों के मन की बात होती ना, एक साधारण व्यक्ति, एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी है ना, और एक गरीब आदमी क्या सोचता है, क्या करता है, उसका जीवन यापन किस प्रकार होता है, इन्होंने उन सारी चीजों को रचनाओं में दर्शाया। वो सारी चीजें इन्होंने रचनाओं में दिखाई, अपनी अपनी रचनाएं में चीजें दर्शाई, तो क्या वो लोग प्रभावित हुए उस चीज से। ठीक है। इन्होंने मध्य वर्ग के सच्चे चित्र को प्रस्तुत किया। मतलब इन्होंने दिखाया कि असली मध्य वर्ग परिवार में क्या कहानी होती है। ठीक है। सच्चे अर्थों में कलम के सिपाही और जनता के दुख दर्द के गायक इस महान कथाकार को भारतीय साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। इन्होंने ही जो सच्चाई और सच्चाई दिखाई ना लोगों के सामने, जो सच दिखाया, इसी कारण इनको उपन्यास जगत का सम्राट कहा गया। ठीक है। चलो कृतियों की बात करें तो प्रेमचंद जी की निम्नलिखित कृतियां उल्लेखनीय है। उपन्यास में बेटा इनका कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान और सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान और मंगलसूत्र, ये इनके उपन्यास हैं। अगर नाटक की बात करते हैं तो करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी। जीवन चरित्र में इनका कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा शेख सादी और रामचर्चा। निबंध संग्रह की बात करें तो कुछ विचार। संपादित में बात करें तो बेटा गल्प रत्न और गल्प समुच्चय। अनुदित में इनका अहंकार, सदा सुख, आजाद कथा, चांदी की डिबिया, टॉल्स्टॉय की कहानियां और सृष्टि का आरंभ। ठीक है।
आगे कहानी संग्रह में इनका बेटा सप्त सरोज है, नवनिधि है, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर और कफन। भाषा शैली पर आते हैं बेटा, देखिए अगर कहानी संग्रह में कहीं भी प्रेम शब्द आता है तो वो प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। अब आ जाते हैं इनकी भाषा शैली पर कि इनकी भाषा क्या थी, ये लिखने का जो इनका तरीका था, किस भाषा में लिखा करते थे। तो प्रेमचंद जी की भाषा के दो रूप है। एक रूप तो वह है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है, मतलब एक रूप तो वो था जिसमें वो संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते थे, तत्सम शब्दों का, ठीक है। दूसरा रूप वह है जिसमें उर्दू, संस्कृत, हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। और दूसरा रूप वो है बेटा जहां पर इन्होंने उर्दू, हिंदी के व्यवहारिक शब्द जो हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपनी बातों में इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। यह भाषा अधिक सजीव, व्यवहारिक और प्रवाहमयी है। इनकी भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। प्रेमचंद विषय एवं भावों के अनुरूप शैली को परिवर्तित करने में दक्ष थे, मतलब वो भाव के रूप में अपनी शैली बदल दिया करते थे, अपनी भाषा बदल दिया करते थे। जिस प्रकार उनको कहानियां मिलती थी, जिस तरीके की कहानियां लिखते थे, जिस टॉपिक पे लिखते थे, उसी हिसाब से वो अपनी शैलियों का प्रयोग किया करते थे, ठीक है। इन्होंने अपने साहित्य में प्रमुख रूप से 5 शैलियों का प्रयोग किया। अपने साहित्य के पूरे जीवन काल में इन्होंने 5 शैलियों का प्रयोग किया। वो कौन कौन सी हैं? पहली है वर्णनात्मक, दूसरी विवेचनात्मक, तीसरी आपकी मनोवैज्ञानिक, चौथी हास्य प्रधान शैली तथा 5वीं बेटा भावात्मक शैली। ये थी इनकी शैलियां, ये था पूरा मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। आई होप आप लोगों को जीवन परिचय अच्छे से कंप्लीट तैयार हो गया होगा, क्योंकि जो शुरुआत मैंने संक्षिप्त जीवन परिचय दिया था उस कारण से आप आराम से इनको पूरा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आगे आ जाते हैं अब हम लोग अपने पाठ पर। मंत्र बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कहीं ना कहीं एक सीख देता है। शुरुआत थोड़ी दुख भरी है पर धीरे धीरे कहते हैं ना, लास्ट हैप्पी एंडिंग है इसमें की, ठीक है। कहानी पढ़ते पढ़ते ही आप लोगों को इसका अर्थ समझ आ जाएगा, जहां नहीं समझ आएगा वहां तो मैं हूं ही एक्सप्लेन करने में, ठीक है। संध्या का समय था, मतलब शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। डॉक्टर चड्ढा नामक एक व्यक्ति थे जो कि गोल्फ खेलने के लिए तैयार थे। भैया ये अमीरों के शौक, गोल्फ खेला करते हैं ना, छोटी सी बॉल होती है, लंबी सी स्टिक, और ऐसे करके ऐसे मारा करते हैं। बॉल को एक मतलब होल रहता है, उसमें डालना होता है, ठीक है। मोटर कार सामने खड़ी थी कि 2 कहार एक डोली लिए आती दिखाई दिए। मोटर कार खड़ी थी तो देखते क्या है कि 2 कहार जो हैं, कहार वो होते हैं जो डोली पानी वगैरह भरते थे गांव में पहले और डोली वगैरह उठाते थे, डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी देखता चला आ रहा था। डोली के पीछे पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति था जो लाठी देखता हुआ चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। औषधालय मतलब एक हॉस्पिटल था, छोटा सा क्लिनिक था, वहां पर आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई गुड़क न बैठे, ठीक है। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस न हुआ। वो छोटा सा ऐसे कमरा था, उसमें उन्होंने झांका, एकदम साफ सुथरी जमीन थी कि उनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि अंदर कैसे जाए। उन्होंने डॉक्टर साहब को मेज के पास खड़े हुए देखा, तब भी उनके बोलने की हिम्मत नहीं हुई। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है? मतलब वो अंदर से बोलते हैं कि कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ। बूढ़ा व्यक्ति मतलब डॉक्टर तो बड़े उसमें से बोले कि भाई कौन है, क्या चाहते हो? तो बूढ़े ने कहा, गरीब तो था ही वो बेचारा, डर के मारे बोला कि हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। बस वो इतना ही बोल पाए हैं कि डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ। वो बस इतना ही बोल पाया कि मेरा लड़का कई दिन से। तो डॉक्टर साहब ने अपने सिगार, वो जो हुक्का टाइप का नहीं होता था, वो जलाते हुए कहा कि कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। वो कहता हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। बूढ़ा एकदम परेशान था, उसने घुटने पर बैठ गया और जमीन पर सर टेकते हुए कहता कि सरकार दुहाई करता हूँ, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं। बस इतना ही बोला कि आगे डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली, केवल 10 मिनट समय और बाकी था। मतलब वो इतना ही बोल रहा था कि डॉक्टर चड्ढा ने अपनी कलाई पर ऐसे नजर डाली तो देखते हैं कि केवल सिर्फ 10 मिनट बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, अपनी गोल्फ स्टिक उठाए और बोले कि कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। वो कहते हैं कि जाओ कल सुबह आना, ये जो टाइम है ये हमारे खेलने का टाइम है, ठीक है।
बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी। जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने अपनी पगड़ी उतारकर वहां दरवाजे पर रख दी और रोक कर बोला, हुजूर एक निगाह देख ले। वो कहते हैं कि हुजूर एक बार तो देख ले, बस एक निगाह, एक बार तो देख ले, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बच्चा रहा है हुजूर। मतलब उसके 7 बच्चे थे जिनकी 6 की मृत्यु हो गई थी और वो 7वां था, परेशान था कि 7 बच्चों में बस एक यही बचा हुजूर, एक बार देख ले। हम दोनों आदमी रो रो मर जाएंगे सरकार। हम दोनों, मतलब वो और उसकी पत्नी थी, हम दोनों आदमी रो रो मर जाएंगे सरकार। आपकी बढ़ती हुए दीनबंधु, कहते हैं आपकी तरक्की हुए, कृपया करके आप उसको देख ले। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर एक निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। वो बार बार वही बात कहता रहा। ऐसे उजड्डू देहाती यहाँ प्राय रोज आया करते हैं। डॉक्टर साहब बोले कि ऐसे तो उजाड़ किस्म के देहाती लोग रोज मेरे यहाँ आते हैं। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। डॉक्टर साहब कहते थे, हम तुम्हारे स्वभाव से बहुत अच्छे से परिचित हैं। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। वो धीरे से बाहर आते हैं और मोटर की तरफ चलते हैं। बूढ़ा ये कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा। बूढ़ा बेचारा परेशान होकर उनकी गाड़ी के पीछे भागा। कहा, सरकार बहुत बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए। कहते हैं, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है बाबूजी। कहते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, संसार में कोई नहीं है बाबूजी, मेरी मदद करिए। आगे क्या बोलते हैं कि मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। डॉक्टर साहब उसकी तरफ पलट कर तक नहीं देखे। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। वो गाड़ी में बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। मतलब वो गाड़ी जब चली गई तो बूढ़ा व्यक्ति उसी पर ऐसे खड़ा था, सोच रहा था। मतलब वो चौंक गया, एकदम सहम सा गया। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। मतलब बूढ़ा व्यक्ति ये सोच रहा था कि क्या संसार में ऐसे लोग रहते हैं जो अपने मनोरंजन के लिए दूसरे लोगों की जान तक की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था, उसे अभी तक ये विश्वास नहीं था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वो ये देख रहा था कि शायद संसार इतना बुरा नहीं था, पर संसार की असलियत थी वो अभी तक नहीं देख पाया, पर वो अब समझ पा रहा था कि इतना निर्दयी होता है संसार। ठीक है, वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी की कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था ये उस जमाने का था, ये उन लोगों के बीच का था जो लोग दूसरे के छप्पर में अगर आग लग जाए तो अपनी जान दे देते थे उन लोगों को बचाने के लिए। अगर किसी की शरीर मृत शरीर पड़ा हो तो उनको कंधा दे देते थे। तो ये उन लोगों के में से था। तो इसको विश्वास न हुआ कि आज के समय पर ऐसे लोग हैं। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी वह खड़ा एक टकी लगाए उस ओर ताकता रहा। जब तक वो मतलब गाड़ी दिखाई दे रही थी वो वहीं खड़ा उसी को देखता रहा कि शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। मानो उसको ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर साहब लौट आएंगे। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। उसने कहा कि डोली उठा के चलिए और डोली जहां से आई थी उधर की ओर वापस चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया। जब चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था, इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी उसने, बहुत तारीफ सुनी थी। जहां से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया। वो बहुत निराश हो गया था, फिर वो किसी और डॉक्टर के पास नहीं गया। ठीक है, किस्मत ठोक ली उसने, अपनी किस्मत ठोक ली। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। और उसी रात क्या हुआ कि उसका जो 7 वर्षीय बालक था जो इतने दिन से बीमार पड़ा था बिस्तर पर, वो उस रात को संसार से सिधार गया। मतलब संसार से उसने टाटा बाय बाय कर ली, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अंत आ गया उसका। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था, एक बूढ़े माँ बाप का वही एक इकलौता आधार था। अब आगे होता क्या है कि इसी का मुंह देखकर वे जीते थे, उसी बालक का मुंह देख के जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भारे सी करने लगी। मतलब यही अंत था, हो गया उनके बालक का। तो वो अपने जीवन को अंधेरे में एकदम ले गए, एकदम अंधेरे में डूब गया था उनका जीवन। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्तर स्वर से रोने लगी। मतलब सब एकदम कहते हैं ना कि वो बुढ़ापे का जो एक सहारा था उसकी मृत्यु देखकर वो लोग एकदम परेशान हो गए, रोने लगे। उस अंधकार में ही उनका जीवन रोते हुए बीता। कई साल गुजर गए। अब आगे कहानी सुनिए कि कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया था। जो डॉक्टर चड्ढा थे खूब सारा पैसा कमाया, खूब सारा यश कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की।
वो पैसा धन तो कमा ही रहते, साथ ही साथ वो अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा कर रहे थे, अपने ऊपर खूब देखभाल करते थे। जो एक असाधारण बात थी, जो एक बहुत असाधारण बात थी, यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। मतलब वो इतना ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दिया करते थे, अपने स्वास्थ्य के ऊपर, कि 50 वर्ष की आयु में भी वो नौजवानों की तरह लगते थे। ठीक है, उनके हर एक काम का समय नियत था, मतलब एक समय था, हर चीज के लिए समय बंधा हुआ था। इस नियम से वह जो भर भी न टलते थे। मतलब अगर उनका जो नियम था कि 10 बजे नाश्ता करके ऑफिस पहुंचना है, अपने क्लिनिक पहुंचना है, तो वो 10 बजे एग्जैक्ट वहां पहुंच जाते थे, 1 मिनट आगे पीछे नहीं हुआ करता था। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। ज्यादातर लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन तब करते थे जब वो रोगी हो जाते थे, लेकिन डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। वो अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, मतलब वो स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक थे, तो वो सिर्फ जो नियम था कि भाई 2 बालक पूरे हैं उतना ही काफी है, तो 2 ही बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। इसलिए जो श्रीमती चड्ढा थी वो भी जवान थी। ठीक है, वो भी थोड़ी यंग टाइप की दिखती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। लड़की का विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। अब ये उनके बेटे का एक तरह से रूप बता रहे। बहुत सीधा था, सिंपल व्यक्ति था, उदार व्यक्ति था, लोगों की मदद करना जानता था, विद्यालय का गौरव था, युवक समाज की शोभा, मतलब लोगों के बीच में बैठना उठना उसको बहुत अच्छे से आता था। मुखमंडल से तेज की छटा निकलती थी, बहुत सुंदर चेहरा था, सुंदर देखने में था। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। आज का जो दिन दिखाया जा रहा है, उस दिन उसकी 20वीं सालगिरह थी, मतलब वो 20 साल का पूर्ण हो रहा था। संध्या का समय था, शाम का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। भाई बड़े बड़े लोग आए थे, डॉक्टर साहब चड्ढा ने बड़े बड़े लोगों को बुलाया था। वहीं कॉलेज का एक गुट आया था, पूरे उसके दोस्त, वो सब भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था, चारों तरफ जगमगा रहा था, लाइटिंग वगैरह हुई थी। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था, मतलब मनोरंजन के लिए भी सामान इकट्ठा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था, वही मुख्य एक्टर भी था। कैलाश नाथ ही उनके पुत्र का नाम था। डॉक्टर चड्ढा के पुत्र का नाम ही कैलाश नाथ था। एक गेम खेलने वाले थे जिसका मुख्य किरदार वही करने वाले थे। इस समय वे एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आव भगत में लगा हुआ था। एक कुर्ता वगैरह पहने और नंगे पैर वो अपने दोस्तों की आव भगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता कैलाश जरा इधर तो आना, तो कोई उधर से बुलाता कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चूल्हे करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिलता था। मतलब उसी के सालगिरह था, वो चारों तरफ दौड़ रहा था, कभी कोई उसे उधर से बुला रहा था, कभी कोई उसे उधर से बुला रहा था। ठीक है, आगे क्या है कि सहसा एक रमणी ने उसका पास आकर कहा, क्यों कैलाश तुम्हारा सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। तभी एक लड़की आती है उसके पास और उससे कहती है कि तुम्हारा सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। वो उससे हाथ मिलाता और कहता, मृणालिनी इस समय मुझे माफ करना, मैं कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो। ठीक है, मृणालिनी जो थी उसने मना किया कि नहीं, आज तो मैं देख के रहूंगी, तुम रोज कल कल करते हो, रोज बहाना बनाते हो, आज मैं दिख के जाऊंगी। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए, मतलब वो दोनों एक तरह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, एक दूसरे से रिलेशन में थे। कैलाश को सांपों के पालने, खेलने, खिलाने और नचाने का शौक था। कैलाश का एक अलग ही हॉबी थी, एक अलग ही शौक था कि उसको सांप को पालने का, उनके साथ खेलने का, उनको नचाने का अलग शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे, उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। उसके पास कई तरह के सांप थे और उनका नेचर, उनका चरित्र जो था उसको भांपता रहता था, उसको देखता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मौर्के का व्याख्यान दिया था। उस कुछ दिन भी हुए थे कि उसने सांपों के बारे में एक पूरी रिसर्च लिखी थी, उसके बारे में बताया था। ठीक है, आगे की बात करते हैं तो सांपों को नचाकर दिखाया भी था, उसने सांपों को नचाकर भी दिखाया था। ठीक है, प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। वो बहुत सारी उसने रिसर्च की थी, जिससे किससे की थी, वो एक सपेरों से उसने बात की, एक बूढ़े सपेरे से सारी शिक्षाएं उसने ली थी।
सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था, मतलब उसकी एक हॉबी और थी सांपों की जड़ी बूटियां इकट्ठा करना। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता था। अगर उसे पता चल जाए कि इस व्यक्ति के पास कोई ऐसी जड़ी है तो उसको चैन नहीं आता था, वो उसको लेने पहुंच जाता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था, इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। ये उसकी इतनी अच्छी हॉबी थी कि उसके ऊपर वो हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक ना हुई थी। वो कई बार आई पर कभी सांप देखने के लिए वो इतनी एक्साइटेड नहीं होती थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पता नहीं, वो बता नहीं सकते कि वो दिखाना चाहती थी कि भाई कैलाश और मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, वो मेरी बात टालता नहीं है, या फिर वो देखने के लिए उत्सुक हो ही गई थी। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। उसे ये लग रहा था कि कैलाश को ये लगा कि इतनी छोटी कोठरी में अगर मैं सांप दिखाने लगूंगा तो कितनी भीड़ लग जाएगी, सांपों को तकलीफ होगी, पता नहीं क्या आगे का हो सकता है। कैलाश ने कहा नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। कैलाश ने कहा आज नहीं, कल दिखा दूंगा, तो इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना सकूंगा। उसने कहा इस वक्त मैं अच्छी तरह से दिखा नहीं सकूंगा, कमरे में तिल रखने की भी जगह न मिलेगी। इस महाशय ने छेड़ कर कहा दिखा क्यों नहीं देते। एक महाशय तो उन्होंने कहा कि दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो, इतनी सी बात है क्यों इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज न मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं तभी आप इतना मिजाज करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि मिस गोविंद जो इतनी सीधी है तभी आप इतना मिजाज दिखा रहे हैं, इतना बोली है दिखा नहीं सकते हो, मतलब उसको चढ़ा रहे थे। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती। वो कहती अगर कोई और लड़की होती तो इस बात पे आपसे नाराज हो जाती, तो तीसरा व्यक्ति कहता अरे वो तुमसे बोलना छोड़ देती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, बताए ना भला कोई बात है, इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर, ऐसी कोई बात हुई? मैं दावा करता हूं कि मैं अपनी मृणालिनी के लिए तो अपनी जान हाजिर कर दूंगा। मृणालिनी ने देखा कि शोधे उस रंग पर चढ़ा रहे हैं, मतलब उसने देखा कि जो और बच्चे और लड़के थे वो उसे ऊपर चढ़ा रहे हैं। बोली आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। उसने कहा कि आप लोग मेरी वकालत मत करिए, मैं खुद ब खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। उसने कहा कि मैं इस वक्त नहीं देखना चाहती, जाने दो। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले देखना तो आप सब कुछ चाहें पर कोई दिखाए भी तो, मतलब उसने कहा देखना तो आप सब कुछ चाहती पर कोई दिखाना नहीं चाहता। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। वो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मृणालिनी को बुरा लग गया है, मैंने दिखाने के लिए मना कर दिया। तो वो क्या करता है, जो ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अपने मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर मऊहर बजाना शुरू कर दिया। वो देखता है कि जैसे ही खाना पीना खत्म होता है, गाना बजाना शुरू होता है, वो सबको ले जाकर सांप के सामने मऊहर, मतलब जो बीन होती है उसको बजाना उसने शुरू कर दिया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। फिर वो एक एक खाना खोलने लगा, एक एक सांप को निकालने लगा। वाह क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन को एक एक भाव समझते हैं। मतलब वो ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो कैलाश की एक एक बातें समझ रहे हैं सारे सांप, वो जो कीड़े हैं उसके एक एक भाव को समझ रहे हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल दिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। वो क्या देख रहे थे, किसी को अपने हाथ में लपेट रहा है, किसी को गर्दन में डाल रहा है, ठीक है। मृणालिनी बार बार मना करती थी कि उन्हें गर्दन में ना डालो, दूर से ही दिखा दो। वो बार बार मना कर रही थी कि उसको गर्दन में मत डालो, दूर से दिखाओ, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। कैलाश की गर्दन में सांप देखती थी तो उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा। वो बेचारी पछताने लगी कि मैंने व्यर्थ ही उस सांप दिखाने के लिए कहा, मगर कैलाश एक ना सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। मतलब वो अपनी प्रेमिका को इम्प्रेस करना चाहता था, उसको मौका मिल गया था कि मैं अपनी सारी कलाएं इसके सामने दिखा दूं, है ना, तो वो मौका चूकने नहीं देना चाहता था। एक मित्र ने टीका की दांत तोड़ डाले होंगे। एक मित्र ने कहा कि दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है। वो कहता जो दांत तोड़ डालते हैं सांप, वो मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं। कहते किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं, मतलब कहते हैं कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। वो एक काले सांप को निकालता है, कहते हैं इससे जहरीला और इससे बड़ा सांप मेरे पास दूसरा नहीं है।
अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, अगर ये किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में खत्म हो जाए, लहर भी ना आए, मतलब उसको मौका भी ना मिले जीवित रहने का। इसके काटे का मंत्र नहीं, इसको काटने का कोई ऐसा मंत्र नहीं जो बचा सके। इसके दांत दिखा दूं? मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़ कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। मृणालिनी उसको रोकने की कोशिश करती है, पर इस पर दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। दूसरा मित्र कहता है, मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि ना पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज ना काटेगा। सांप समझदार होता है, अगर उसे पता हो कि मुझे कोई नुकसान नहीं करेगा तो वो उसको नहीं काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई अब यहाँ से चलो। जब मृणालिनी को लगा कि अब ये नहीं मानेगा तो उसने कहा कि हो गया, चलो अब यहाँ से चलते हैं, देखो गाना शुरू हो गया। उसने कहा, देखो गाना शुरू हो गया, आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों की शंका समाधान करने ही दम लेना चाहता था। अब कैलाश के अंदर ये था कि लोग ऐसे बोल रहे हैं, मैं इनकी शंका को दूर करके रहूंगा। ठीक है, उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न किया देखा था। उसकी समझ में ना आता था कि वह मुझसे वो क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि ये मुझे मार डालना चाहते हैं, अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। सांप की गर्दन उसने इतनी तेज दबाई कि उसको लगा कि ये मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आज तक तो इसने ऐसा ना किया, और उससे लगा कि ये मुझे मार डालेंगे, इसलिए वो आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसने एक जहरीली दांत दिखाते हुए बोला कि जिन सज्जनों को शक हो आकर देख ले। आया विश्वास, अब भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए सामने संदेह को स्थान दिया। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी, मतलब वो पहले तेज दबाया और जैसे उसने सांप की गर्दन ढीली की और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुअन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। वो सांप तुरंत उस कैलाश के हाथ में काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वह मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों ने हलचल बढ़ गई, बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे, वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी, यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, ओठों पर पीलापन दौड़ने लगा। मतलब वो ऐसा माहौल बन गया था कि घबराने लगे थे सब लोग। मृणालिनी दौड़ कर आई, उसके पिताजी दौड़ कर आए और सब अपने अपने काम में लग गए कि भाई किसी तरह रोका जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। कैलाश की आंखें बंद होने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। वो खड़ा ना हो पाया, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरा में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। इतने में ही जड़ी पीस कर आ गई। हुआ क्या, इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता, कैलाश की आंखें बंद हो गई। उसने उंगली पर लेप लगाया, पर 1 मिनट और बीता, कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ में पंखा झलने का इशारा किया। वह लेट गया और पंखा झलने के लिए इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, मगर कुछ बोला न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया, अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा ना होगा। वो अपना सिर पकड़ लिए और कहे, अब मैं क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया, अब तो नस्तर भी काम ना कर पाएगा। ठीक है, आधा घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई थी। उसकी जो आंखें थी वो पत्थर सी हो गई थी, हाथ पांव ठंडे हो गए थे, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं, मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे थे। मतलब जो एक मृत्यु के समय लक्षण होते हैं वो सारे दिखाई देने लगे थे। मतलब कैलाश का अंत नजदीक आ रहा था। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्डा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन में मार लेते।
एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है, अभी भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। मतलब मंत्र झाड़ने से जो कब्र में लाशें हैं वो भी जिंदा हो गई, मतलब बात को बढ़ा के बोला गया है। ठीक है। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया, नस्तर लगा देता तो ये नौबत क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले लें, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांध के घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। मतलब परेशान हो गए थे, कहते किसी को तो बुलाओ। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। कैलाश की ऐसी सूरत बन गई थी, वो इस हाल में था कि उसे मंत्र पढ़ने की हिम्मत न हुई। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था वह हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सहारा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव व पुरुष से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जितने जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बाहर लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो ना होना था वह हो गया। मतलब उसने कहा जो होना तो वो हो चुका, तो कहें अभी इसने क्या देखा। हम माँ बाप को इसने सहारा कब दिया। ये मृणालिनी जिसके साथ इसको जीवन यापन करना था, उसने कुछ नहीं देखा। क्या ये डूब गई इसकी नौका, क्या ये उस पार ना उतर सका। मतलब वो एकदम परेशान हो गए। आगे क्या बोलते हैं, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान थे, मगर जहां हास्य की ध्वनि थी वहां अब करुण क्रदन और अश्रु प्रवाह था। हर जगह वही थी जहां अभी कुछ देर पहले खुशियां मनाई जा रही थी, गीत गाने हो रहे थे, मनोरंजन किया जा रहा था, अब वहीं पर रोने की आवाजें आने लगी, करुण होने लगा, है ना, आंसू बहने लगे। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की काट रहे थे। मतलब शहर से थोड़ी दूर पे, गांव में ही मीलों दूर पर एक बूढ़े बुढ़िया अंगीठी पर जाड़े काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बूढ़ा जो था वो नारियल का पानी पी रहा था और बीच बीच में खांस भी रहा था। आगे क्या होता है कि बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। वो दोनों घुटनियों में ऐसे बैठे, सिर डाले ताक की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना, एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियों बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था, यही उसकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते, उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे। जाकर झगड़ू साहू से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं, और उधार कैसे देगा। ना देगा ना सही, घास तो कहीं नहीं गई है, दोपहर तक क्या तो आने की भी ना काटूंगा। मतलब कहता अगर उधार मांगूंगा, नहीं देगा कोई बात नहीं, घास तो कहीं नहीं गई, दोपहर तक 2 आने की घास काट लूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना, डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं। हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए, वही चड्ढा है, खूब जानता हूं भैया। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह तक न, बात तक न की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है, कई लड़के हैं। नहीं जी, यही तो एक लड़का था। मतलब कहते अब पता चलेगा कि जब बेटे की मृत्यु होती है तो कैसे होते, कई लड़के हैं। तो कहता नहीं नहीं, यही एक लड़का था, सुना है। सबने जवाब दे दिया, भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया ना आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी ना पूछता, तो भी बात ना पूछता। मतलब कहते थे भगवान देखो सबको जवाब देता है। मैं उस समय आंखों से मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे, पर उनको दया ना आई। अगर मैं उनके दरवाजे पे भी रहता तब भी मैं पूछने ना जाता। तो न जाओगे, हमने तो सुना था सो कह दिया। वो कहते नहीं जाओगे, कोई नहीं, मैंने सुना था तो तुम्हें बता दिया। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा।
उसने कहा अच्छा हुआ, मेरा तो कलेजा ठंडा हो गया, मेरी तो आंखें ठंडी हो गई, क्या पता उनका लड़का भी ठंडा हो गया होगा, तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। वो कहते हैं आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से जरा तंबाकू देना, वो तंबाकू मांगते हैं, एक चिलम और पीऊंगा। वो कहते हैं एक चिलम और पीऊंगा, मतलब वो तंबाकू पीते थे। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहबी निकल जाएगी, हमारा क्या बिगड़ा, लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया, जहां 6 बच्चे गए थे वहां एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। मतलब कहता मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, जहां मेरे 6 बच्चे मरे थे वहीं एक और चला गया, पर तुम्हारा तो पूरा राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना, उसी के लिए तुमने इतना धन इकट्ठा किया था, अब क्या करोगे, एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। मतलब कह रहे थे मैं जाऊंगा जरूर, पर एक बार, पर अभी नहीं, कुछ दिन बाद। आदमी चला गया, भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चिलन पर तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा इतनी रात के जाड़े पाले में कौन जाएगा, अरे दोपहर ही होता तो मैं ना जाता। वो कहता अब इतनी रात में कौन जाएगा, बुढ़िया कहती है, तो कहता अरे दोपहर भी होती तब भी मैं ना जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो मैं भी न जाता, भूल नहीं गया हूँ, पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है। इसी निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं, क्या मैं ना जानता था कि वह ना बचेगा, खूब जानता था, चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता, नहीं खाली मन की दौड़ थी, जरा तसल्ली हो जाती, बस इसलिए उसके पास दौड़ गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा क्यों साहब कहिए क्या रंग है, दुनिया बुरा कहेगी, कहे कोई परवाह नहीं, छोटे आदमी में तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं देखता नहीं होता, देवता होते हैं। मतलब उनका ये कहना था कि किसी दिन जाऊंगा मैं पूछ लूंगा, जरूर लोग मेरे को कहेंगे कि कितना बेकार आदमी है, उसके बेटे की मृत्यु हुई है और ये उससे ऐसे बोल रहा है। छोटे लोगों के अंदर तो सबको अवगुण दिखाई देते हैं, बड़े लोगों को तो सब भगवान समझते हैं, उनके अंदर किसी को अवगुण नहीं दिखाई देते। भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। मतलब भगत के लिए ऐसा ही पहला अवसर था कि उसे ऐसा समाचार मिला कि बैठा रह गया। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा न गया हो। मतलब ये पहली बार हुआ था कि सांप की खबर न पाकर वो दौड़कर नहीं गया, वो पहली बार बैठा था। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप व लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की भी उसने कभी परवाह न की, चाहे जैसा भी मौसम रहा हो, कैसा भी सिचुएशन रही, वो हमेशा भाग कर गया है। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ निष्काम, लेन देन का विचार कभी दिल में आया ही नहीं। यह ऐसा काम ही ना था, जान का मूल्य कौन दे सकता था, यह एक पुण्य कार्य था। मतलब सांप अगर किसी को काटता था वो हमेशा पहुंच जाता था, उसको ये लगता था कि ये एक पुण्य का कार्य है। ठीक है, सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों के जीवन दान दे दिया था, पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। वो आज उस घर से कदम नहीं निकाल सका जहां कभी लोगों को सुन के वो भागा करता था। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा तंबाकू अंगूठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए, देती ही नहीं थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत को लेट गया, पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। मतलब वो सोच रहा था और उसे ऐसा लग रहा था मेरे ऊपर ये बोझ है। उसे मालूम हो रहा था कि उसकी कोई चीज खो गई है। उसे जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे उसके मन में कोई बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए कुरेद रहा है। मतलब उसको अजीब सा लग रहा था जब उसने ये खबर सुनी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मदद के लिए भागा करता था, लेकिन वो कंट्रोल किया था क्योंकि उसके बच्चे को उसने इलाज नहीं किया था, पर उसको वो भारी लग रहा था, अजीब लग रहा था। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटका होते ही जागते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है, अभी बहुत रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। बुढ़िया ने ऐसे कहा, चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहां जाऊं, वह आकर पैरों पड़े तो भी ना जाऊं। उठे तो तुम इसी इरादे से हो। बुढ़िया ने कहा उठे तो तुम इसी इरादे से हो, भाई पत्नी है, पति का सारा चीज जानती है ना। नहीं री, ऐसा पागल नहीं हो कि जो मुझे कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिया और फिर आकर बैठा, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज के कान में पढ़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की और हो, पर कान बाजे ही की ओर होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से वो नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय पर उसे अभागे युवक की ओर था। मतलब उसे कहीं ना कहीं कोसा, उसको लग रहा था अंदर से कोई कोस रहा हो कि उठो जाओ, तुमको कार्य करना है। ठीक है
जो इस समय मर रहा था, मतलब उसको ये लग रहा था जो व्यक्ति मर रहा है उसके लिए तो मैं जा सकता हूँ, वो कितने दुख में होगा, जिसके लिए एक एक पल की विलंब घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर न हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत, आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है, भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा, और क्या, अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो, तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार है। भगत, मैं तो ना जाऊं, चाहे वो 10 लाख भी दे, मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है, कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया, जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का, जैसे एक नशे में किया व्यक्ति चलता कहीं और है, जाता कहीं और है, बोलता कुछ है, निकलता कुछ है, तो वही हाल भगत का था। ठीक है। मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधीन न था, मतलब उसके मन में तो दुश्मनी थी पर जो उसका कर्म था वो यही कार्य करता था, झाड़ फूक वाला, तो वो उसको गवाही नहीं दे रहा था क्योंकि वो उसका कर्म था, और कर्म सर्वोपरि है। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता, उसके हाथ कांपते हैं, उठते नहीं है। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था, चेतना रोकती थी पर उस उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया, इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी, आराम से सोया क्यों नहीं, नींद ना आती, न सही 2-4 भजन ही गाता, व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया, चड्ढा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से। भगत आधी दूर गया, फिर ये बातें सोचने लगा, फिर क्या होता है, मेरे साथ इन्होंने कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा कौन सा सलूक किया था जो मैं इनके लिए मरूं इतनी रात में। दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब, मेरे साथ इन्होंने कौन सा अच्छा व्यवहार किया था जो मैं इनके लिए इतना वो करूं। लोग मरते जीते हैं, क्या मैं सबका ठेका लिया हूं? मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा था, वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा किस तरह पछाड़े खाते हैं, वो ये देखने जा रहा था कि कैसे वहां रोते पीते हैं सब। ठीक है। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की ही भांति रोते हैं या सबर भी कर जाते हैं, मतलब वो देखता था कि जैसे हम लोग रोते थे क्या वो लोग भी ऐसे रोएंगे। वे लोग जो विद्वान होते हैं सबर कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए, दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। वो आया तो उसने सुना कि 2 लोग कह रहे थे उनका घर तो उजड़ गया, वही एक उनका लड़का था। ठीक है। भगत के कान में यह आवाज पड़ी, उसकी चाल और भी तेज होगी, जैसे उसने सुना तो वो और तेज तेज चलने लगा। थकान के मारे पांव न उठते थे, शिरोभाग इतना बढ़ा जाता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था, रोने पीटने की आवाज भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा, कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी ना दौड़ा था, बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है, मतलब वो बहुत तेज भागने लगा। 2 बज गए थे, मेहमान विदा हो गए थे, रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब, समझे कोई बीमार मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए, देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह भौहें तक सफेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोला, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता, फिर कभी आना। इधर 1 महीना तक शायद मैं किसी मरीज को ना देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को जिंदा कर सकता है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं, जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा,
तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, वह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे, आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। वो कहते कहारों से कहिए पानी भरे। कहारों ने पानी भर भर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुराकर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक मंत्र समाप्त हो गया जाता तो वह एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। कहानी बहुत लंबी है बेटा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी कहानी, मजा आ रही पढ़ने में। आई होप आप लोग को भी बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि कहानी है इतनी अच्छी। आखिर प्रेमचंद जी ने लिखी है ना, बहुत अच्छी कहानियां लिखा करते थे वो, ठीक है। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। उषा मतलब जब सुबह हुई, सूर्य उदय होने लगा, तभी कैलाश की भी आंखें खुलने लगी। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई कि मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता ना था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तंबाकू देने लगे तो कहे नहीं ली, अपने पास से तंबाकू निकालकर भरी। यहाँ तो भगत के चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने के पहले पहुंच जाऊं। भाई भगत जल्दी जल्दी घर पहुंच रहा था। हर पति अपनी पत्नी से डरता है कि बुढ़िया के उठने से पहले मैं घर पहुंच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी खादार न हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था, मुझे अब तक याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही उसी प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा करवाऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूं। उसका जन्म यश की वर्षा करने ही के लिए नहीं हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। बेटा ये थी कहानी, और इस कहानी से हमने क्या सीखा कि कितना भी व्यक्ति कितना भी अमीर पैसे वाला हो जाए, लेकिन जहां पर आपके कर्म आगे आएंगे, आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। अगर आप अपने मनोरंजन के लिए, अपने सुख के लिए दूसरों के दुख को नहीं देखोगे तो भगवान आपको उसका फल जरूर देगा। कहते हैं ना, कर्मा हमेशा बैक वो करता है, रिटर्न करता है। आपका कर्म आपके पास जरूर वापस लौट के आएगा, और वही हुआ इस कहानी में। और एक बात बहुत अच्छी कही कि लोग तो यही सोचते हैं कि छोटे लोगों के अंदर ही ऐब होते हैं, पर ऐसा नहीं है। छोटे लोग जितने सज्जन होते हैं, जितने दयालु होते हैं, उतने अमीर लोग नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो उन्हें तकलीफ हो, वो शायद सामने वाला उस तकलीफ को सह रहा है ना। बहुत अच्छी कहानी थी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि मैं आप लोग को आज करा दूंगी, और साथ साथ आपको होमवर्क भी दूंगी। तो पहला प्रश्न ये है कि मोटर चली गई, यहाँ से लगाए उसे और ताकता रहा। ये एक पूरा पैराग्राफ है, पूरा पैसेज है, जिसके बीच से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे क्या है, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। ये आपकी चैप्टर से, इन्हीं में से आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न होगा, आपको संदर्भ लिखना है। बेटा संदर्भ आप लोग कैसे लिखोगे, मतलब उसमें लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखना होता है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, जो कि मैंने करवाई है। फिर उसके बाद 3 प्रश्न और दिए हैं कि पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा था, पहले के लोगों का व्यवहार कैसा था, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, और भगत के अनुसार संसार कैसा है। संदर्भ देखिए कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र शीर्षक पाठ से उद्धृत है। आपको सिर्फ पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है कि बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को दिखाने डॉक्टर चड्ढा के पास लेकर आया। बेटा इसमें कुछ नहीं होता। गद्यांश का जो रेखांकित अंश होता है वो आपको सिर्फ अपनी भाषा में लिखना होता है। मतलब जैसे मैंने आप लोग को समझाया, लाइन टू लाइन मैंने उसको एक्सप्लेन किया ना, थोड़ा सा आसान भाषा में समझाया, उसी तरह आप लोगों को उसकी व्याख्या लिख देनी है। परंतु डॉक्टर चड्ढा ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए वही बातें लिखी है सारी, बस थोड़ी आसान तरीके से।
मोटर में सवार होकर खेलने चले गए। मोटर चली जाने के बाद बूढ़ा भगत सोचने लगा कि क्या संसार में ऐसे भी हृदय विहीन व्यक्ति हैं जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरों के जीवन की कोई चिंता नहीं करते। वह ऐसे व्यवहार की लेश मात्र ही आशा नहीं करता था। उसे अपनी सरलता के कारण उनके इसे कठोर व्यवहार पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब वो व्यक्ति बहुत सरल था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जानता था कि सभ्य संसार इतना हृदयहीन और कठोर होता है। इस बात का हृदय स्पर्शी अनुभव उसे अभी तक कभी नहीं हुआ था। उसे पता था कि लोग कहते थे कि संसार ऐसा है, पर उसे अभी तक अनुभव नहीं होता, और आज उसको उस चीज का अनुभव हुआ। वह प्राचीन मान्यताओं परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति था। वह उन व्यक्तियों में से था जो सदैव परोपकार में लीन रहते थे, जो दूसरों की आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाकर रखने और किसी के घर की लड़ाई को शांत कराने के लिए अपना कर्तव्य समझता था। इस प्रकार बूढ़ा भगत निस्वार्थ सेवा करने वाला और दूसरों को दुख में सहयोग तथा सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति था। ये थी व्याख्या। जो 3 प्रश्न थे कि पुराने जमाने में जीवों का व्यवहार सरलता से परिपूर्ण था। कैसा व्यवहार था? सरलता से परिपूर्ण था। भगत को विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे मनुष्य भी रहते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। देखिए, उसी पैसेज से आंसर ढूंढना है आप लोग को। तीसरा प्रश्न क्या था? भगत के अनुसार संसार कैसा था? तो भगत के अनुसार सभ्य संसार बहुत निर्मम और कठोर है। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था वह हो चुका। यहाँ से तो इसके भी 3 प्रश्न हैं, जो कि इसका उत्तर यहाँ पर है। संदर्भ आपका सेम है। व्याख्या ये है पूरी कि अरे मूर्ख, आज इस घर में जो हुआ है वह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कैलाश अभी नवयुवक है। जीवन के समस्त आनंदों का रसास्वादन अभी उसके लिए शेष है। मतलब उसने अभी जीवन का आनंद नहीं लिया। उसके माता पिता को उसका विवाह भी न देख पाए, और मृणालिनी उसकी कामनाएं जो कैलाश के जीवित होने पर पुष्पित पल्लवित थी, जो उसको जीवित होने पर लगता था कि मेरा विवाह इससे होगा, वो सारी रह गई थी। कैलाश के आकस्मिक निधन से नष्ट प्राय हो गई। जब जीवन के आनंद का एकमात्र स्रोत कैलाश ही उसके जीवन में ना रहा, तो वह अब किस अनिवर्चनीय आनंद की अनुभूति करे। उसके मन की अनेक इच्छाएं एवं सुनहरे स्वप्न क्या है, ये सारी व्याख्या आपको बतानी है। कि कैलाश की मृत्यु के साथ अपूर्ण होकर नहीं रह गए। जिस प्रकार किसी सागर में अमोद प्रमोद की करती नाव सागर की उठती हुई तरंगों से सागर के गर्भ में समा जाती है, उसी प्रकार कैलाश रूपी नौका के सवार भी जीवन रूपी सागर के जल में पूर्णतः डूब गए। मतलब जब कोई नाव जा रही होती है और सागर की तरंगों में डूब जाती है, उसी प्रकार कैलाश भी अपने जीवन उसमें डूब गया है। भाव यह है कि कैलाश की मृत्यु उस समय हुई जबकि उसके जीवन के प्रत्येक सुख को देखना था, तथा उसकी मृत्यु उसके माता पिता, मृणालिनी आदि सभी पूर्णतः प्रभावित हुए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बताना था कि कैलाश जिस समय मृत्यु पाया है, उस समय उसने कुछ भी नहीं जिया था। जीवन का असली आनंद तो अब उसका शुरू होने वाला था। ठीक है, इसी तरह इसके आगे प्रश्न कि माँ बाप ने बेटे के सिर पर सेहरा नहीं देखा था। नौका जलमग्न होने का तात्पर्य सहारा नष्ट हो जाना है, जिससे मृणालिनी का विवाह होना था। जब वह नहीं रहेगा तो उसे ही नौका का जलमग्न कहा जाएगा। ठीक है, मृणालिनी कल्पना तरु वैवाहिक जीवन का स्वर्ण सपना था, जो जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था। मैंने बताया ना, शादी का सपना था जो समय पर पल्लव और पुष्प से रंजित होता। वहीं अगला प्रश्न क्या है बेटा? वही हरा भरा मैदान, वही सुनहरी चांदनी। इस छोटा सा इसकी व्याख्या आप लोग को करनी है। ये मैंने यहाँ बता दी एक व्याख्या, और साथ ही साथ बेटा लास्ट में ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क। आज की क्लास बेटा यहीं पर खत्म होती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, आप लोगों को क्या सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई है। और इसी तरह के और भी चैप्टर्स का मैं एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगी। पूरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट कराया जाएगा एक ही क्लास में। मिलते हैं बच्चा आप लोगों से अगली वीडियो में इसी तरह की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय। और हाँ, ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। और जितने भी नए लोग जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए नमस्कार।